का एपिसोड का जो विषय है, तो पिछले सप्ताह में जो ट्रेंडिंग इशू जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर थे, उसकी हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो उसमें सब्जेक्ट आता है तो वो है स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विसेज, जो एक अमेरिकन कंपनी है। और वो स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विसेज से भारत की जियो कंपनी और एयरटेल कंपनी जो लार्जेस्ट सर्विसेज है प्रोवाइड करती है, इनका एग्रीमेंट हुआ है। तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जो दूसरा विषय है तो यूक्रेन और रशिया का वार और चाइना और ताइवान के बीच में जो संघर्ष है, इस दिशा में हम लोग आज ये दूसरे विषय पर हम लोग आज एक चर्चा करेंगे। और तीसरा जो विषय है तो चाइना ने जो टैरिफ रिवाइज किए और इम्पोज किए, तो उसका क्या परिणाम देश विदेश में और भारत पर होने वाला है, इसकी भी हम लोग आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो विषय है तो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। ये स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जो है, ये स्पेसएक्स करके एलन मस्क जो है, जो कि ट्विटर जो एक माध्यम है सोशल मीडिया का, उसके ये प्रमुख है एलन मस्क। और इनकी स्पेसएक्स करके कंपनी है, उसके द्वारा ये स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विसेज दी जाती है। और इसकी जो प्रमुख जानकारी है, तो इन्होंने इस कंपनी ने जो ये सैटेलाइट सर्विसेज देती है, तो इनके अब तक के 100 देशों में इनकी इंटरनेट सर्विसेज वो लोग दे रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने अभी तक इस सर्विस देने के लिए, टेलीकॉम सर्विस देने के लिए लगभग 7,000 छोटे सैटेलाइट्स इन्होंने आकाश में छोड़े। इनके द्वारा ये लोग सर्विसेज देते हैं। उसमें वो जो है, इनके जो ये सर्विसेज है, ये सैटेलाइट सर्विसेज जो उन्होंने छोड़े हैं, तो लो अर्थ ऑर्बिट एरिया में छोड़े। ये लियो बोलते हैं इसको, लो अर्थ ऑर्बिट। ये लो अर्थ ऑर्बिट जो टर्म है, तो उसके समझने के लिए ये क्या रहता है, तो ये लगभग पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर से 2000 किलोमीटर तक ये जो अंतर है, इस अंतर को लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट या तो लियो, इसमें ये जो सैटेलाइट्स है, ये सैटेलाइट्स द्वारा ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और ऐसे उनके लगभग 12,000 सैटेलाइट इतने नज़दीक में वो लोग टोटल छोड़ने जा रहे हैं। अभी तक 7,000 छोड़ चुके हैं। इसकी टोटल संख्या जो है, ये 34,400 तक सैटेलाइट उनकी छोड़ने का अभी प्लान है। तो ये जो स्पेसएक्स कंपनी है, ये स्पेसएक्स कंपनी द्वारा ये सब ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उसके द्वारा ये सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अभी ये ऑलरेडी जो भारत में जो सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, तो उसकी हम लोग अगर बैकग्राउंड में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले भारत संचार निगम लिमिटेड एक कंपनी आता है। ये भारत संचार निगम लिमिटेड, ये जो कंपनी है BSNL, ये भारत सरकार की कंपनी है। ये एक समय था कि नवरत्न कंपनियों में आती थी। अभी नवरत्न कंपनियां का ये टर्म क्या रहता है, तो नवरत्न कंपनियां भारत सरकार की ऐसी कंपनी रहती है जो भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके इनकम कमा के देती है। तो उसमें भारत BSNL आता था। BSNL पे एक समय ऐसा था कि लगभग 2-2, 4-4 किलोमीटर तक लाइन लग के वहाँ पे सिम कार्ड्स लेने के लिए लाइन लगती थी। हमारे नज़दीक में यहाँ से एक आधा किलोमीटर के पास में एक BSNL का ऑफिस है। वहाँ से लेके हमारे ऑफिस के आगे तक 2-2 किलोमीटर तक वहाँ पे लाइन लगती थी सिम कार्ड जब डिस्ट्रीब्यूट होते थे। ऐसा ये BSNL कंपनी था। बाद के काल में ये कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हुआ। फिर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में जब जियो कंपनी आया और जो एयरटेल आया और ये BSNL भी अस्तित्व में, तो ये जो कंपनी आई ऑलरेडी यहाँ पे सर्विसेज दे रही है। तो ये 5G सर्विसेज, 3G सर्विसेज, 4G सर्विसेज ये देती है ऑलरेडी यहाँ पे भारत में। तो उसमें और ये सैटेलाइट सर्विस में क्या अंतर है, तो सैटेलाइट सर्विस की जो विशेषता है, तो ऑलरेडी 5G सर्विस तो भारत में अस्तित्व में है, लेकिन ये जो दूर दराज का जो भाग रहता है, ये दूर दराज के भाग में जहाँ पे केबल नेटवर्क या तो टावर नेटवर्क नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे सैटेलाइट सर्विस अच्छी तरह से सर्विस दे सकता है। ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात, ये हज़ारों फुट ऊंचाई पर हिमालय में बोलिए या तो
ऐसे दूर दराज के एरिया, लेह लद्दाख का एरिया, वहाँ पे भी ये सर्विसेज इजीली अवेलेबल लोगों को मिल सकती है। और दूसरा जो है फास्ट रनिंग व्हीकल्स रहते हैं, जैसे बुलेट ट्रेन बोली फॉर एग्जांपल, और जो फास्ट कार्स रहती है उनमें भी ये मोबाइल सर्विसेज, सैटेलाइट सर्विसेज, मतलब ये जो स्टारलिंक का सर्विस है ये सर्विस दे सकता है। उसके बाद में जो समंदर में जो जहाज चलते हैं फास्ट, उनमें भी ये सर्विसेज दे सकता है। ये ऐसी इसके कुछ एडवांटेजेस है। और कुछ ऑलरेडी जो भारत में अस्तित्व में है, तो भारत सरकार स्पेक्ट्रम का लिलाव करती है। स्पेक्ट्रम से बहुत बड़े पैमाने पे भारत सरकार को इनकम होती है, और वो स्पेक्ट्रम जो खरीदता है उस स्पेक्ट्रम के हिसाब द्वारा वो फिर भारत में टेलीकॉम सर्विस देता है, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL, ये ऑलरेडी इसमें वर्किंग में है। तो ये एक इशू है। लेकिन ये स्टारलिंक जो सर्विसेज है तो ये बहुत महंगी सर्विसेज आ सकती है आने वाले समय में। तो इसका जो रेट है तो ये लगभग अगर 35 अमेरिकन डॉलर पर मंथ, तो ये बड़ी अमाउंट बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी भारत में 300, 400, 500 रुपये में महीने भर की अच्छी सर्विसेज मिल जाती है। और यहाँ पे जो सर्विस देंगे ये लोग, तो 35 अमेरिकन डॉलर की कीमत ही लगभग 3,500 रुपये होती है। तो ये महंगा जा सकता है, ये ऐसी एक सोच है। लेकिन फिर भी आज एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में भूटान करके एक छोटा देश है। तो ये जो भूटान देश है, ये बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन इसने वहाँ पे ये स्टारलिंक की सर्विसेज उसके देशवासियों के लिए ली है। एक बड़ी बात है। तो इस विषय में हम लोग ये आज यहाँ पे रखना चाहते हैं कि जब स्टारलिंक मार्केट में आएगा तो और कंपटीशन तेज होगा। जो दूसरा विषय है तो ये जो ताइवान और चाइना का जो कोल्ड वॉर चल रहा है, तो ताइवान और चाइना का जो कोल्ड वॉर चल रहा है, तो ताइवान ये जो छोटा सा देश है, ताइवान की स्पेशलिटी ऐसा है कि ताइवान ये जो देश है ये चाइना से पूर्व दिशा में आता है और जापान से पश्चिम दिशा में है। मतलब जापान और चाइना के बीच में ये ताइवान आता है और समुंदर से घिरा हुआ ये देश है। लेकिन ये चाइना और ताइवान जो है ये एक ही भूभाग है, पूरा एक ही भूभाग का एरिया भी आता है। और ये ताइवान का स्पेशलिटी ऐसा है कि ताइवानी ये सेमीकंडक्टर जो आज की तारीख में हर चीज़ में सेमीकंडक्टर लगता है, इसके वो बहुत बड़े और क्वालिटी मैन्युफैक्चरर है। और इनका जो इस देश की जो विशेषता है तो ये सेमीकंडक्टर में इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री में इनका वो काम करते हैं वो लोग। बाद में दूसरी बात जो है तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो दुनिया में एक नंबर पे आता है। यहाँ के लोगों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानवीय विकास सूचकांक जो है, जिसमें बहुत सारे देश पीछे है, भारत में अच्छे खासे स्थान पर पीछे है। तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये लोग बहुत एक नंबर पे आते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में एक नंबर पे आते हैं। और सिविल लिबर्टीज़ मतलब उनके नागरिकों को जो स्वतंत्रता दी जाती है उसमें भी वो बहुत बड़े पैमाने पे आगे। इस कारण वो जो देश है तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इनकम में और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट में और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और सभी क्षेत्र में वो चाइना से भी और अमेरिका से भी बहुत स्पर्धा करता है। ऐसी एक ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे उनके बारे में है। अभी दूसरा जो बात है तो उसमें चाइना और ताइवान ये इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर है, एक संघर्ष है कि उस कारण ताइवान जो है अमेरिका के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंड रहता है, ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन चूँकि 30 दिन का सीज फायर अभी यूक्रेन और रशिया में चल रहा है तो उसमें एक ताइवान का भी वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग वो लोग का वैसा हुआ है कि अमेरिका का स्टैंड जो है ये ऐसे दिशा में जा रहा है, ऐसा एक मुद्दा है। और फिर जो तीसरा मुद्दा है तो चाइना जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और इम्पोर्टर है अमेरिका से। और दूसरी बात उन्होंने वो जो टैरिफ है उनके जो टैरिफ है वो रिवाइज़ किए, जैसे अमेरिका ने उनके टैरिफ रिवाइज़ किए तो वैसे चाइना ने टैरिफ रिवाइज़ किए। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, सिंपल भाषा में हम लोग अगर इसको बोलेंगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी जिसे टैरिफ बोला जाता है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 30% के आसपास अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी हर चाइना के माल के ऊपर लगाई। तो वैसा ही उसको काउंटर चाइना ने भी उसी दिशा में किया है। अभी उसका परिणाम जो है तो उसका परिणाम बहुत बड़े पैमाने पे
जो अमेरिकन फार्मर्स है, दूसरी बात जो अमेरिकन एक्सपोर्टर है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे सोयाबीन, फिर कॉर्नफ्लावर, फिर डेयरी प्रोडक्ट है, फिर चिकन लेग्स का बहुत बड़ा इंपोर्टर है चाइना, अमेरिका से चिकन लेग्स इंपोर्ट करता है। फिर बीफ के प्रोडक्ट है, पोर्क के प्रोडक्ट है, व्हीट और जो गेहूँ बोलते हैं, फिर कॉटन और गारमेंट, इसके बहुत बड़े इंपोर्ट चाइना अमेरिका से करता है। लेकिन उसके ऊपर अगर, और वैसे ही वैसा वैसा उल्टा उसी दिशा में कुछ और भी बातें हैं कि जो चाइना से अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करता है। तो दोनों ने एक में के ऊपर वो 30% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह से उनके बीच में एक बहुत बड़ा भी संघर्ष वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो ये जो तीन बातें, इससे भारत में जो है तो भारत को भी बहुत बड़े पैमाने पे इसमें संधि है चाइना से अपना जो व्यापार है वो बढ़ाने की दिशा में। वो लोगों ने भी हम लोगों ने भी उस दिशा में देखना चाहिए। और जो इंडस्ट्रियल और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो चाइना जितने कॉम्पिटिटिव तरीके से बनाता है, हम लोग भी उस दिशा में सोचने की बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत आज निर्माण हो चुकी है। तो आज के इस एपिसोड में ये इन तीन विषयों को हम लोग ने चर्चा की है। आपको अगर इस दिशा में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं इस यूट्यूब पर। और दूसरा, इसके सब्सक्रिप्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए तो, और इस वीडियो को यूट्यूब को शेयर भी कीजिए इस लिंक को, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। धन्यवाद।